हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम परचेजिंग के टाइप्स पर बात करेंगे कि परचेजिंग प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था परचेजिंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। आज हम देख लेंगे, बात करेंगे परचेजिंग के टाइप्स। परचेजिंग मेनली दो टाइप की होती है, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, यानी केंद्रित और विकेंद्रित। ठीक है, तो आइए इनको अलग अलग, केंद्रित को, सेंट्रलाइज को और डिसेंट्रलाइज को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है हमारा सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। होता क्या है सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग? यानी सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट इज अ परचेज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विस बाय अ सिंगल डिपार्टमेंट फॉर ऑल द ब्रांचेस ऑफ द एंटायर कंपनी, जनरली अ परचेजिंग मैनेजर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। केंद्रीयत क्रयण। केंद्रीयत क्रयण से आशय उस व्यवस्था से हैं जिसमें संस्था की सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए क्रय प्रक्रिया की व्यवस्थित केंद्रीय स्तर पर की जाती है। यानी कि पूरी संस्था का जो परचेजिंग है वो एक डिपार्टमेंट करेगा, यानी एक डिपार्टमेंट के हेड के हाथ में होता है कि पूरे डिपार्टमेंट, पूरी फर्म में, कि पूरी कंपनी में कितनी परचेजिंग करनी है, वो होता है हमारा सेंट्रलाइज। केंद्रीयत क्रयण की व्यवस्था समस्त उत्पाद निर्माण सामग्री की बड़ी मात्रा में क्रय अथवा बाजार में अत्यधिक परिवर्तन की संभावना की स्थिति में उपयोगी होती है। यानी कि आपको अगर प्रोडक्शन करना है या फिर आपको बड़ी अमाउंट में, बड़ी क्वांटिटी में आपको परचेजिंग करनी है, प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा कि ये जो टाइप है परचेजिंग का, ये यूज़ किया जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर मार्केट में कभी फ्लक्चुएशन आ जाए या फिर अप एंड डाउन हो जाए, मार्केट ज़्यादा गिरने, मार्केट में ज़्यादा चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ हो, तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, केंद्रीयत क्रय व्यवस्था में संगठन के सभी संगठनों की सामग्री आवश्यकताओं को एक अधिकृत व्यक्ति के पास एकत्रित करा दिया जाता है। वही व्यक्ति क्रय आदेश देता है। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पूरी कंपनी में जितनी भी परचेजिंग करनी है वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होती है। सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी उनके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अपनी जो परचेजिंग है वो उनको लिस्ट में लिखवा देते हैं। उसके बाद वो एक व्यक्ति क्या करता है, पूरे फर्म के लिए, पूरी कंपनी के लिए परचेजिंग करता है। आगे देखिए, सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट इज अ बेनिफिशियल इन फाइंडिंग द बेस्ट डील विथ लोकल वेंडर्स फॉर द corresponding location of the company department. It not only aids in avoiding duplicity of orders but also promote advantage arising from the high volume bulk discount, lower transportation and inventory management cost. ये सेंट्रलाइज जो परचेजिंग है, इससे फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ जो डुप्लीकेट जो ऑर्डर्स आते हैं उनको ही हम सिर्फ रोक नहीं रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उन सारे एडवांटेज को प्रमोट कर रहे हैं। सारे एडवांटेज लाइक कि अगर हम एक साथ, एक बल्क में, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में अगर परचेजिंग करते हैं तो हमको हाई डिस्काउंट मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सीधा सा एग्जांपल है कि अगर आप किसी शॉप से 1000 यूनिट खरीदोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज़ अगर आप 1 या 10 यूनिट खरीदते हो तो। क्लियर है यहाँ पर? फिर आपका लोअर ट्रांसपोर्टेशन होगा। देखिए ये दे रखे हैं आपके, देखिए लोअर ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये लोअर ट्रांसपोर्टेशन होगा। एक सेकेंड, लोअर ट्रांसपोर्टेशन होगा। देन उसके बाद के परचेजिंग में जो भी आपके, ये देखिए परचेजिंग का जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट है, इससे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो वो लोअर हो जाएगा, क्योंकि आप एक साथ अगर बल्क में सामान मंगवा रहे हो, प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, परचेजिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बार बार लगने वाली जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की, वो कम हो जाती है। क्लियर है यहाँ पर? ये था हमारा सेंट्रलाइज परचेजिंग। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रलाइज परचेजिंग की जो वर्किंग फॉर्म्स है वो किस टाइप के हैं। चलिए बात करते हैं उनकी। देखिए वर्किंग फॉर्म, उससे पहले हम थोड़ा सा देखिए बेसिक जो मीन है वो देख लेते हैं वापस। Central Processing Department of at least one person in charge of all processing is the best arrangement. Central Processing Department में क्या होता है कि एक बंदे के हाथ में सारी परचेसिंग की एक्टिविटी दे दी जाती है। Then इसके बाद if the company has more than one plant, many factors have to be considered to decide to extend offense
Lines actions such as a degree of geographical separation of plants, essential homogeneity of products and manufactured types of material forming bulk of purchase whether item are bought in the large volume। अभी हमने जो डिस्कस किया उसी का कंक्लूजन है कि हम इसी पर बात कर रहे थे कि अगर आपका प्लांट अलग अलग है या फिर अगर आप प्लांट भी अलग अलग है तो एक बंदे के अगर हाथ में सारी परचेसिंग है तो आप उससे लार्ज अमाउंट लार्ज वॉल्यूम में अगर एक साथ खरीदते हो तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में, आपको सप्लाई करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि सेंट्रलाइज जो परचेसिंग है उसकी कार्य प्रणाली यानी वर्किंग प्रोसेस कैसी है। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड, देखिए वर्किंग ऑफ द सेंट्रलाइज परचेसिंग। चलिए इसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन पर बात करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन, यानी कि सामग्री का वर्गीकरण और सांकेतिकरण। All the item held in a stock by various plants are classified, modified as per system adopted by the concern। यानी स्टॉक में उपलब्ध सभी सामग्रियों को विशिष्ट वर्गों में विभाजित करके उनका निर्धारण संकेतीकरण किया जाता है जिनमें आवश्यकता होने की स्थिति में आसानी से पूर्ति की जा सकती है। क्लियर है फर्स्ट हमारा। सेकेंड क्या कहता है? कैटेगराइजेशन यानी श्रेणीकरण। ऑल द आइटम डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो सामान्य तौर पर जो सामग्री होती है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली जो पार्ट है हमारा वो ये है, आइटम विच आर हेल्ड इन बाय द सेंट्रल परचेस सेक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्रीय क्रय विभाग द्वारा नियंत्रित होने वाली सामग्री, यानी कि सेंट्रल लेवल पर जो कंट्रोल हो सकती है, जो हैंडल की जाती है सामग्री को, जो परचेस को, वो एक तो। सेकेंड है हमारी आइटम विच आर डायरेक्टली हैंडल्ड बाय द ब्रांच और लोकल परचेस सेक्शन, यानी एक वो जो सीधा विशेषकर जो आपका डिपार्टमेंट है वो ही आप उस परचेसिंग को हैंडल करता है। क्लियर है? हमने 2 पार्ट्स में कैटेगरी को डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी कि आइटम विच आर हैंडल्ड बाय द सेंट्रल परचेस, यानी कि जो हमारा परचेस का डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और सेकंड हमारी कौन सी थी कि हमारा परचेस डिपार्टमेंट किसी ब्रांच या किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट है वो हैंडल करता है। क्लियर है ये दोनों यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं। आगे है हमारा असेंटिंग डिटेल्स। असेंटिंग डिटेल्स यानी आवश्यकताओं का आकलन। सेंट्रल परचेस सेक्शन मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। सेंट्रल परचेज सेक्शन देन अ सर्टेन डिटेल ऑफ पीरियोडिकल यूजुअल मैनुअल्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न थ्रू द detail of periodical usually annual requirement of the concern through the store department to be handled by the it during the period under reference। यानी यहाँ पर हमारी ये जो मिस्टेक हुई है वो यहाँ पर ये देन नहीं है, ये डिनर नहीं है, ये हमारा देन है। ठीक है, मिस टाइप हो गया है, मिस प्रिंट हो गया। चलिए, यानी इसके पश्चात केंद्रीय विभाग अवधियों यथा वार्षिक मासिक आधार पर आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है। इस कार्य के भंडारण विभाग स्टोरेज जो डिपार्टमेंट है उसकी हेल्प ली जाती है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में सबसे पहला है कोटेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी निविदा और अनुबंध। The quotation are invited, supplier chosen and contract are entered with the supplier so chosen for the period of and or a quantity to be purchased at an agreed rate। यानी हम कह सकते हैं कि क्रय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निविदाएं इनवाइटेड है, यानी निविदाएं आमंत्रित की जाती है। वितरकों के चयन करके उसके स्थान पर हम एक परचेज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और यह कॉन्ट्रैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग और उसके मटेरियल की जो क्वांटिटी है उसके अनुसार किया जाता है और उसी को बेस माना जाता है। क्लियर है? फिर है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है, यानी परचेज ऑर्डर क्या है? द ऑर्डर आर प्लेस रिक्वेशन सबमिटेड आइदर बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टली और थ्रू द स्टोर डिपार्टमेंट।
यानी कि अनुबंध के संदर्भ में क्रय आदेश प्रसारित किए जाते हैं। ये क्रय आदेश या तो विभागों से प्राप्त क्रय प्रार्थना के आधार पर या स्टोर्स के द्वारा सीधे भी दिए जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? ये सारे हम पढ़ रहे हैं केंद्रित विक्रयण यानी सेंट्रलाइज परचेसिंग के जो वर्किंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर यानी द वर्क in the central purchase section may be further be divided on the basis of different branch which it has to cater। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्तिकर्ता द्वारा हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेबर जो डिवीजन वर्क है वो फ्यूचर में हमारे अलग अलग ब्रांचेस को डिवाइड करते हुए हमको क्या करना है, सप्लायर परचेजिंग कंटिन्यू करनी है। देन उसके बाद है सप्लायर प्रोसीड्यूर। The ordered material are supplied to the store department which get the material inspected, get an OK certificate, verify the bill and invoice at and recommend a payment of the recommendation of store department। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्तिकर्ता द्वारा आदेशित जो हमारे सप्लायर्स होते हैं उनके द्वारा आदेशित सामग्री की पूर्ति भंडारण विभाग को की जाती है। यानी एक किसी पर्सन ने कंपनी की अगर उसने सप्लायर्स को ऑर्डर किया है तो वो हमारी उसकी सारी सप्लायर अपना ऑर्डर प्लेस कहाँ करेगा, स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, स्टोरेज डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा, इंस्पेक्ट करवाएगा। उसके बाद अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वेरिफिकेशन अगर ओके हो जाता है देन उसके बाद स्टोरेज डिपार्टमेंट का जो इनवॉइस होता है उसको वो वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद वो क्या करता है, पेमेंट के लिए रेकमेंड करता है किसको, कंपनी को। फिर वो जो सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट होता है वो बिल को देखकर और अकाउंट्स को मेल करके क्या करता है, वो उसको पेमेंट सेंड करता है और इस तरह से हम पेमेंट उसको करते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो ये था हमारा सेंट्रलाइज वर्किंग जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो। अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज में ही उसके एडवांटेज की। देखिएगा जो सेंट्रलाइज के एडवांटेज है वो डिसेंट्रलाइज की सीमाएं हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज के क्या है, डिसएडवांटेज। ये हमारे पर जो विकेंद्रियत है यानी डिसेंट्रलाइज जो है उसकी क्या है, सीमाएं। ठीक है, एक के लाभ दूसरे की सीमाएं। और हमारे जो डिसेंट्रलाइज के जो एडवांटेजेस है वो सेंट्रलाइजेशन की डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर हमने दोनों के एडवांटेजेस को ले रखा है, यानी कि ये जो एडवांटेज है सेंट्रलाइज परचेजिंग के वो डिसेंट्रलाइज परचेजिंग के डिसएडवांटेज है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इट इज़ लेस कॉस्टली डिसेंट्रलाइज परचेजिंग, यानी कि विकेंद्रित क्रयण के तुलना में मितव्ययी प्रणाली है, कॉस्ट कम आती है इससे। इट रिक्वायर्ड स्मॉल स्टैब्लिशमेंट, यानी कि इस जो सेंट्रलाइज जो हमारी परचेसिंग होती है उसके लिए छोटी व्यवस्था की ज़रूरत होती है। देन इट इन्वॉल्व्स फ्यूअर फॉर्मेलिटीज़, यहाँ पर जो हमारी औपचारिकताएं होती है वो बहुत कम होती है। देन उसके बाद परचेसिंग प्रोसीड्यूर आज सिंप्लीफाइड, परचेसिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही सरल हो जाती है। देन उसके बाद हम कह सकते हैं द एडवांटेज ऑफ बल्क परचेज आर अचीव्ड, हमारे जो बड़ी मात्रा में जो हम परचेज़ करते हैं, बल्क में जो खरीदते हैं सामान, उससे जो हमको बेनिफिट्स होते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। देन उसके बाद रिसीविंग, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज ऑल बिकम सिंपलियर रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि सामग्री की अधिप्राप्ति, निरीक्षण, भंडारण अत्यंत सुगम हो जाता है और सामग्री हस्तन एवं भंडारण की लागत कम हो जाती है। क्लियर है? उसके बाद हम 2-3 और ऐड कर सकते हैं कि यहाँ से इससे हमारी जो केयरिंग कॉस्ट आती है, ये देखिए यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ, केयरिंग कॉस्ट जो आती है वो कम आती है, रिड्यूस हो सकती है केयरिंग कॉस्ट यहाँ पर। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि इससे जो अकाउंटिंग का काम है वो इजी हो जाता है। तो इस तरह से हमारे सेंट्रलाइजेशन परचेजिंग, सेंट्रलाइज जो परचेजिंग है उसके एडवांटेजेस हैं। क्लियर है? यहाँ पर ये आपका जो सेंट्रलाइज परचेजिंग है वो यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का अपोजिट हो सकता है। देखिए कि डिसेंट्रलाइज परचेसिंग, द मैन्युफैक्चरर कंसर्न दैट
द मैन्युफैक्चरर कंसर्न, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, देखिए मैं इसको करेक्ट कर देती है। यहाँ पर दैट नहीं, यहाँ पर आएगा विच ऑपरेट। क्लियर है यहाँ पर? विच ऑपरेट several purchase plans in a widely separate location and manufacture different product, each with the individual material requirements. Required localized purchasing, यानी हम कह सकते हैं कि इसको स्थानीयकृतकरण भी कहा जा सकता है, या हम कह सकते हैं विकेंद्रीयक। ठीक है, ऐसी संस्थाएं जो भौगोलिक दृष्टि से बड़े क्षेत्रफल या विभिन्न स्थानों पर कार्यरत होती है तथा उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम विकेंद्रित विक्रयण अपनाते हैं। प्रत्येक प्लांट में अपना स्वयं का क्रय अभिकर्ता नियुक्त होता है जो अपने प्लांट विशेष की आवश्यकता के अनुसार परचेजिंग करता है, और स्थानीय प्लांट जो एजेंट होता है वो आपकी केंद्रीय या फिर सामान्य अभिकर्ता द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन ईच प्लांट हैज़ इट्स ओन परचेजिंग एजेंट हु इज़ अ पार्ट ऑफ द लोकल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्व इट पर्टिकुलर नीड्स। वो हर किसी जिस प्लांट में वो लगाया गया, अपॉइंट किया गया, उस प्लांट की सारी जो परचेजिंग की नीड्स है वो कंप्लीट करता है। The purchasing agent has a respective plant are supervised by a general purchasing agent who establish and enforce the general purchasing policies। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके सामान्य जो भी अधिकर्ता की जो पॉलिसीज है उसके अंडर उसको परचेजिंग करने का राइट है। He ensured that the mechanic of purchasing are enforced at each plant and there is a proper interchange of idea and information। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि हम इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज का मतलब तो ये होता था कि आप क्या करते थे, पूरी कंपनी की परचेजिंग का जो डिपार्टमेंट है वो किसी एक बंदे के हाथ में सौंप देते थे। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका HR हो, चाहे वो आपका प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो फाइनेंस हो, किसी भी तरह का कोई भी डिपार्टमेंट है, और अगर उसको परचेजिंग करनी है तो वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा? उस एक ऑथराइज व्यक्ति के पास जिसको परचेजिंग करने के लिए ही हायर किया है, वो होता है हमारा सेंट्रलाइज। यानी सेंट्रल लेवल पर परचेज किया जाता है, उसके बाद डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं अलग अलग जिनकी जो नीड्स होती हैं। पर डिसेंट्रलाइज उसका बिल्कुल अपोजिट है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट में या प्लांट में, अलग अलग प्लांट में अलग अलग एजेंट, परचेज एजेंट अपॉइंट कर दिए जाते हैं, और हर अलग अलग प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो हर अलग अलग क्या करता है, एजेंट कलेक्ट कर लेता है। यानी कि A प्लांट, B प्लांट और C प्लांट, A प्लांट का एजेंट A प्लांट के लिए परचेजिंग करेगा, B प्लांट का एजेंट B प्लांट के लिए परचेजिंग करेगा। क्लियर है इस तरह से? अब हम बात कर लेते हैं इसके जो एडवांटेजेस है और सेंट्रलाइज के डिसएडवांटेज। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल कैन परचेज बाय ईच डिपार्टमेंट लोकली एज व्हेन हैज़ रिक्वायर्ड। यानी देखिए मैंने पहले ही बताया है कि इसकी जो एडवांटेजेस है डिसेंट्रलाइजेशन के, वो किसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं? सेंट्रलाइजेशन के। यानी कि यहाँ पर देखिए ये किसकी सीमाएं हैं? ये है हमारी केंद्रीयत की। ठीक है, पर किसकी लाभ है? ये हमारे लाभ है डिसेंट्रलाइजेशन की। तो सबसे पहला है मटेरियल कैन परचेज बाय ईच डिपार्टमेंट लोकली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि जब ज़रूरत होती है तब वो खुद परचेज कर लेते हैं, खुद डिपार्टमेंट, हर अलग अलग डिपार्टमेंट। देन टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, यानी समय के अनुसार जल्दी हमें वो मटेरियल मिल सकता है। फिर देखिए आप, सेकंड हो गया। थर्ड है हमारा मटेरियल आर परचेजिंग इन अ राइट क्वांटिटी ऑफ द राइट क्वालिटी ऑफ फॉर ईच डिपार्टमेंट ईजीली। यानी कि अगर हम डिसेंट्रलाइज को यूज़ करते हैं तो हम राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में, सही गुणवत्ता के साथ हर डिपार्टमेंट को ईजिली परचेजिंग, ईजिली उसके जो प्रोडक्ट्स है, जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर है नो हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर इनिशियली, यानी कि आगे आकर हमको कोई भी इनिशियली हमको कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर है लेस कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कम कॉस्ट आती है, जो आंतरिक जो परिवहन यातायात होता है उसकी कम कॉस्ट आती है। फिर है लोअर चांस टू ऑब्सोलेंस, यानी कि यहाँ पर अप्रचलन का जो चांस है वो कम रहता है।
क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में हम मंगवाएंगे लिमिटेड डिपार्टमेंट के लिए, तो जिनकी ज़रूरत होगी उतना ही वो सामान मंगवाएंगे, यानी अप्रचलन का सवाल ही नहीं उठता। फिर है परचेज ऑर्डर कैन प्लेस क्विकली, यानी हमने जो ऑर्डर किया है, एक डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर किया है उसके एजेंट के थ्रू, तो वो एजेंट उसको क्विकली उसको क्या लाकर वो ऑर्डर प्लेस करवा सकता है। देन उसके बाद द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल टेक लिटिल टाइम, ठीक है, यानी कि अगर कोई डिफेक्टिव पीस भी आ जाता है, डिफेक्टिव मटेरियल आ जाता है, तो उसको रिप्लेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने पीस डिफेक्टिव आएंगे, बहुत कम, जिसकी वजह से टाइम भी बहुत कम लगेगा और क्विकली हर प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था आपके एडवांटेज डिसेंट्रलाइजेशन के और डिसएडवांटेज आपके सेंट्रलाइजेशन के। क्लियर है यहाँ पर? तो ये थे हमारे परचेजिंग के टाइप्स, जो आपका यही टॉपिक ख़त्म होता है। हम एक बार वापस से देख लेते हैं। देखिए, ये थे हमारे परचेजिंग के टाइप्स से स्टार्ट किया था सेंट्रलाइजेशन, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ये वर्किंग ऑफ सेंट्रलाइज परचेजिंग, ठीक है, उसके कुछ कंपोनेंट्स थे ये सारे। उसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे हैं, ये देखिए ये एडवांटेजेस हैं सारे। उसके बाद हमने डिसेंट्रलाइज परचेजिंग को देखा, पढ़ा हमने उसको क्या होता है, हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमने डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस देखे। तो आज हमने जो टाइप्स थे परचेजिंग के वो कंप्लीट किए हैं और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ज़रूर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा। थैंक यू आज की क्लास के लिए।